नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का $3 टीवी में। बिटकॉइन की सोमवार को $59,000 से नीचे की निचली सीमा से रिकवरी रुक गई क्योंकि खरीदारों ने $61,000 से ऊपर की गति बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। ये ठहराव डॉलर इंडेक्स के 106 पर पहुंचने के साथ हुआ, जो कि 2 मई के बाद से सबसे अधिक है, जिससे निवेशकों की जोखिम उठाने की क्षमता पर नियंत्रण बना हुआ है, जो कि यूएस की पहली तिमाही के जीडीपी डेटा मई के लिए, ड्यूरेबल गुड्स और 1230 यूटीसी के लिए निर्धारित वीकली जॉबलेस रिपोर्ट से पहले है। बिटकॉइन $61,668 पर ट्रेड कर रहा था, जो कि पिछले 24 घंटों में 1.2% की वृद्धि थी, और ईथर $3,455 पर ट्रेड कर रहा था, जो कि 2.24% की वृद्धि थी। इसी बीच आम सहमति तेज बन रही है कि यूएस आधारित स्पॉट ईथर ईटीएफ की मांग बिटकॉइन ईटीएफ की तरह मजबूत नहीं हो सकती। बुधवार को गैलेक्सी रिसर्च ने कहा कि ईटीएफ को मंजूरी मिलने के बाद एक महीने में $1 बिलियन का नेट इनफ्लो देखने को मिल सकता है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन 4 जुलाई तक स्पॉट इथेरियम ईटीएफ के बारे में नवीनतम बदलावों को मंजूरी दे सकता है, क्योंकि एसेट मैनेजर्स और रेगुलेटर्स के बीच चर्चा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। क्रिप्टो करेंसी आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यूएस में मुख्य मंच पर बने हुए हैं, जिसमें वैनिक की नवीनतम फाइलिंग में 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल एसेट सोलाना को ध्यान में रखा गया है। खबर आने के तुरंत बाद मूल टोकन की कीमत 7% बढ़कर $150 हो गई। हालांकि डोज, एडीए, लिंक, शिब, नेयर और पेपे में इसी समय सीमा के भीतर 3% से अधिक की गिरावट आई है। दूसरी ओर फेट 11% गिरकर $1.55 से नीचे आया। केएस लार्ज कैप ऑल्ट से एकमात्र उल्लेखनीय लाभ पाने वाला है, जो कि 8% बढ़कर $0.175 हुआ। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.3 ट्रिलियन है और पिछले दिन की तुलना में 2.20% की वृद्धि। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट का कुल वॉल्यूम $60.78 बिलियन है, जो 5.65% की वृद्धि है। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $4.68 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का 7.70% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $56.31 बिलियन है, जो कि कुल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का 92.65% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.07% है, जो दिन भर में 0.25% की कमी है। बफर फाइनेंस एक लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव प्रोजेक्ट, जो कि इथेरियम रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल आइगनलैब पर बना हुआ है, बेस रोलअप को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए इथेरियम फाउंडेशन के साथ साझेदारी कर रहा है। ये स्केलिंग समाधान लेन देन को ऑफ चेन प्रोसेस करके और एक अंतिम लेन देन को बेस लेयर में बंडल करके लेयर 1 ब्लॉकचेन के बोझ को कम करते हैं। बफर फाइनेंस ने वैलिडेटर्स को डिसेंट्रलाइज रखते हुए और ओवरऑल इथेरियम इंप्रूवमेंट प्रपोजल की आवश्यकता के बिना इथेरियम लेयर्स पर प्री कन्फर्मेशन को व्यवस्थित करने का एक तरीका खोज लिया है। ये इथेरियम फाउंडेशन के लिए अनुसंधान का वर्तमान केंद्रीय क्षेत्र है, जिसमें जस्टिन ड्रेक जैसे विचारक इसे आगे बढ़ा रहे हैं। बफर फाइनेंस ने अब तक वेंचर कैपिटल फंडिंग में $23.5 मिलियन जुटाए हैं और इसकी मौजूदा एलएसटी तकनीक इथेरियम वैलिडेटर्स को अपनी पूंजी को केवल 1 ईथर तक कम करने की अनुमति देती है। बफर के माध्यम से ईथर को स्टेक करने वाले यूजर्स को बफर लिक्विड रीस्टेकिंग टोकन प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग उनके इथेरियम स्टेकिंग रिवॉर्ड के साथ साथ अन्य डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल्स में यील्ड्स प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। Fetch.ai अपने ओशन प्रोटोकॉल और सिंगुलैरिटी नेट टोकन को ESI में मर्ज करने के लिए तैयार है, जो कि AI कम्युनिटी के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। मर्ज के शुरुआती चरण में AGIX और ओशन प्रोटोकॉल के ओशन टोकन को ESI में परिवर्तित होने से पहले फेच के फेट में मर्ज किया जाएगा। कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको जैसे प्लेटफॉर्म पर सुचारू रीब्रांडिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए फेट ट्रेडिंग निर्बाध करेगी चरण में एक्सचेंजों और डेटा एग्रीगेटर्स को नामांकित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे एक सहज संक्रमण सुनिश्चित भी होगा। प्रोजेक्ट के नाम और लोगो 1 जुलाई को अपडेट किए जाएंगे, जबकि AGIX और ओशन को एक्सचेंजों से हटा दिया जाएगा। माइग्रेशन प्लेटफॉर्म उसी दिन सिंगुलैरिटी डाउ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस पर शुरू होगा। चरण 2 ASI और कम्युनिटी ऑनबोर्डिंग की डिप्लॉयमेंट, सेल्फ कस्टडी होल्डर्स को प्राथमिकता देने और विभिन्न श्रृंखलाओं में ASI टोकन लॉन्च करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। फेड के ASI में माइग्रेट होने पर नए माइग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए जाएंगे, जिसमें कन्वर्जन रेट 1 AGIX से 0.43 ASI, 1 ओशन से 0.43 ASI और 1 फेड से 1 ASI निर्धारित की गई है।
टीम ने कहा कि माइग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट कई वर्षों तक खुले रहेंगे, जिससे यूजर्स को अपने टोकन को बदलने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। कॉइनबेस ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वे सूचना की फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट रिक्वेस्ट को पूरा करने में विफल रहे हैं। मुकदमों में दावा किया गया है कि एसईसी और एफटीआईसी ने एफओआई के तहत मांगी गई जानकारी प्रदान करने में लापरवाही बरती, जिससे विनियामक व्यवहार में पारदर्शिता प्रभावित हुई। कॉइनबेस ने संघीय एजेंसियों पर बैंकिंग क्षेत्र के भीतर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को हाशिए पर डालने के प्रयास के रूप में देखी जाने वाली कार्रवाइयों का आरोप लगाया गया है। मुकदमों में इथेरियम पर एसईसी के रुख और ज़ैचरी कॉर्बिन और एग्निमा एमपीसी और जैसे व्यक्तियों से जुड़ी पिछली जांच से संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी मांगी गई है। बिटगेट रिसर्च के सबसे हालिया अध्ययनों के अनुसार डीप फेक तकनीक बिटकॉइन के नुकसान में नाटकीय वृद्धि का कारण बन रही है, जिसके अगले साल $25 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। रिसर्च में पाया गया है कि इस साल दुनिया भर में अकेले डीप फेक में 245% की वृद्धि हुई। 2024 की पहली तिमाही में क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में डीप फेक के कारण नुकसान में 217% की वृद्धि हुई, जो कि $6.3 बिलियन तक पहुँच गई। चीन, जर्मनी, यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम और यूनाइटेड किंगडम में 2024 की शुरुआत में सबसे अधिक डीप फेक धोखाधड़ी देखी गई। बिटगेट का मानना है कि अगर कोई प्रभावी उपाय लागू नहीं किया गया तो 2026 तक सभी क्रिप्टो संबंधित अपराधों में डीप फेक का हिस्सा 70% होगा। ब्लेड लैब्स ने कतर फाइनेंशियल सेंटर में एक फिनटेक लाइसेंस हासिल किया है और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी एसोसिएशन लाइसेंस के लिए रजिस्टर भी कर रही है। स्विस डिजिटल एनेबलर द हैशग्राफ एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप के उद्देश्य डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मिडिल ईस्ट रीजन में फाइनेंशियल सर्विसेज को सुधारना है। द हैशग्राफ एसोसिएशन मिडिल ईस्ट में डिजिटल एनेबलमेंट और इंक्लूजन में निवेश कर रही है। ब्लेड लैब्स एक कन्वेंशनल और शारिया कंप्लायंट डिजिटल सिक्योरिटीज प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी ताकि इन इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट किया जा सके। ये पार्टनरशिप उन एंटरप्राइजेस के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन की बढ़ रही ज़रूरत को एड्रेस करने का एम रखती है, जो कि डिजिटल इकोनॉमी में प्रभावित तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। द हैशग्राफ एसोसिएशन का संबंध मिडिल ईस्ट और इससे आगे ज़्यादा बिजनेसेस के साथ कटिंग एज डिजिटल एसेट सोल्यूशंस को इंटीग्रेट करने में मदद करेगा। यूएई बेस्ड इनवॉइसमेट ने सफलतापूर्वक 100,000 से ज़्यादा इनवॉइसेस को टोकनाइज किया है, जिनका मूल्य $220 मिलियन से ज़्यादा है, जो डीफाई में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है और रियल वर्ल्ड एसेट में आईसीपी के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को हाईलाइट भी करता है। ये प्लेटफॉर्म डेलॉयट द्वारा पहचाना गया स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और इंटरऑपरेबिलिटी के लिए आईसीपी के डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का उपयोग करता है, जो कि रियल वर्ल्ड एसेट की टोकनाइजेशन को संभव बनाता है। 1,850 से ज़्यादा बिजनेसेस ने टोकनाइजेशन से लाभ उठाया है, जिसमें 101,000 से ज़्यादा इनवॉइसेस टोकनाइज किए गए हैं, जो कि आईसीपी की कैपेसिटी को लार्ज स्केल फाइनेंशियल प्रोसेसेस को प्रभावित और सुरक्षित तरीके से हैंडल करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इनवॉइसमेट आईसीपी के पार्टनरशिप में ट्रेडिशनल इनवॉइसेस को डिजिटल एसेट में बदलता है, जो कि एसएमईज को ग्लोबल स्टार पर सशक्त बनाता है। ट्रेडडॉग मार्केट मैनेजमेंट, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में एक ग्लोबल लीडर है, ने ब्लॉकचेन फाउंडर्स फंड और वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर एंथनी स्कैरामुटी, जो स्काईब्रिज कैपिटल के फाउंडर हैं, ने इससे निवेश प्राप्त किया है। ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट टोकन स्टार्टअप और एंटरप्राइजेस में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसमें अगला राउंड $75 मिलियन रेज करने का लक्ष्य रखता है। TDMM इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव यील्ड और एग्जिट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रदान करता है और टोकन कंपनीज को लिक्विडिटी, ट्रेजरी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रदान करता है। TDMM अपने पायनियरिंग सोल्यूशन के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्रांति लाने के अग्रगामी है और उनका TDMM में निवेश उनकी दृष्टि और क्षमता पर विश्वास का प्रमाण है। ADA वर्स्ट, जो एक कार्डानो इकोसिस्टम एक्सेलरेटर और वेंचर कैपिटल फंड है, ने नुक्ता सऊदी अरेबिया के ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर और NFT मैनेजमेंट सोल्यूशन में निवेश किया है। ये इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया के विजन 2030 के साथ मेल खाता है, जो कि एक डिजिटल इकोनॉमी और इनोवेशन ड्रिवन भविष्य को बढ़ावा देना चाहता है। नुक्ता, जो 2021 में लॉन्च हुई थी, किंगडम की पहली लाइसेंस प्लेटफॉर्म है जो NFTs क्रिएट, ट्रेड और मैनेज करती है। ये पार्टनरशिप क्रिएटर्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट एंटिटीज को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ सशक्त बनाकर डिजिटल लैंडस्केप को बदलने का एम रखती है, जो पूरे मिडिल ईस्ट में Web3 अडॉप्शन को तेज करती है।
अमीना बैंक एक यूएई बेस्ड डिजिटल एसेट्स बैंक ने अमीना पेमेंट नेटवर्क लॉन्च किया है, जो कि क्रिप्टो बैंकिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ये नेटवर्क अपने मेंबर्स के बीच रियल टाइम पेमेंट को स्ट्रीमलाइन करता है, जिससे सीमलेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस प्रमोट होती हैं। एपीएन, सीएचएफ, ईयूआर और यूएसडी पेमेंट को सपोर्ट करता है, जो कि इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी प्रदान करता है। एडिशनल करेंसीज निकट भविष्य में ऐड की जाएंगी। ये लॉन्च अमीना बैंक का क्रिप्टो बैंकिंग में एक प्रोमिनेंट प्लेयर के रूप में स्थित करता है। मेंबर्स जीरो मेंबरशिप और ट्रांजैक्शन फीस का के इंट्रोडक्टरी ऑफर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एपीएन वर्तमान में एक्सिस्टिंग अमीना बैंक क्लाइंट्स के लिए उपलब्ध है और मेंबर्स को नेटवर्क का एक्सेस प्राप्त करने के लिए एक अमीना करंट अकाउंट होना चाहिए। बैंक का एम नेटवर्क मेंबर्स के बीच सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करना है, जो कि वर्तमान फाइनेंशियल लैंडस्केप की डिमांड को पूरा करता है। अमीना बैंक के पास फिनमा से एक स्विस बैंकिंग और सिक्योरिटीज डीलर लाइसेंस है और अबू धाबी और हांगकांग में हब्स भी हैं। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।